ये लेके आया हूँ, हमारा एक कोर्स कोड है 5040 विच इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए है। और अभी इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बुक है फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिटन बाय जेम्स सी एंड जॉन एम। तो उस पे हमने ये थोड़ी सी पावर पॉइंट की स्लाइड पे हमने बनाए हैं चैप्टर वाइज, और उसमें हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे मिनिमम टाइम में, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हों, देन यू कैन जस्ट इंटरप्रेट इन योर एग्जाम्स। तो चैप्टर 1 है हमारा, इसमें द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें आप इसको स्टडी करने के बाद आप क्या कॉन्सेप्ट्स अचीव करेंगे। आफ्टर स्टडिंग चैप्टर 1 यू शुड बी एबल टू explain why the role of financial manager today is so important, कि financial manager का रोल इसमें क्यों important है। दूसरा, financial management के जो 3 major decision हैं जो कि financial manager करता है उसकी description होगी। उसमें हम firm का ultimate goal जो है वो identify करेंगे और उसको हम understand करेंगे कि goal क्या होता है, जो कि wealth maximization है। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पोटेंशियल प्रॉब्लम कौन से हैं जो हमारी मैनेजमेंट ऑफ कॉरपोरेशन और ओनरशिप वो इसको फेस करते हैं। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है एजेंसी कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें सेपरेट होता है, ओनर्स सेपरेट होते हैं जो कि शेयर होल्डर होते हैं, और मैनेजर्स या मैनेजमेंट जो होती है जो कि सिलेक्टेड बाय द ओनर्स हु आर द शेयर होल्डर, उसको प्रिंसिपल भी कहते हैं। और इनमें ये सेपरेट होता है और इनमें एक एजेंसी एग्रीमेंट होता है कि उनको उनके फर्म का जो गोल है उसके मुताबिक उनको एक्ट करना है, एंड देन दे विल बी कंपनसेटेड इन टर्म्स ऑफ स्टॉक ऑप्शंस एंड बोनसेस। उसके बाद हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, और उसके बाद जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के इश्यूज़ हैं जो कि फर्म्स में आते हैं वाइल गवर्निंग ऑल दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कंट्रोलर और ट्रेजरर उसके जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और आपको पता चलेगा कि वाई वी हैव बीन सेपरेटेड दिस 2 थिंग्स। अभी हम शुरू करेंगे व्हाई शुड आई केयर अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा आपको दूंगा इन द बिगिनिंग टू कवर ऑल द पर्सपेक्टिव्स, सो लेटर ऑन हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रिपेयर फॉर द वर्क प्लेस ऑफ टुमारो, सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट दैट व्हाई वी शुड केयर अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसमें पहला ये कि हमने एक वर्क प्लेस बनानी है कल के लिए। ब्रॉडनिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज एंड स्किल्स, डेफिनेटली हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो हमें फाइनेंशियल नॉलेज और स्किल्स जो है ना उसका पता होना चाहिए। उसको हमने थोड़ा सा सिनेरियो बेस्ड कॉन्सेप्ट जो है ना उसका अटेन करना है। यूज़ एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट्स इन टीम कम्युनिकेशन। ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन किसी भी फर्म में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी बिजनेस में जो कम्युनिकेशन है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेट कैसे करते हैं विद इन योर फर्म, और हाउ डू यू कम्युनिकेट फ्रॉम मैनेजमेंट टू योर शेयर होल्डर्स, द बोर्ड मीटिंग्स, जो भी फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, जो भी आपका डेटा होता है फर्म का, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, बेस्ड ऑन दोस इंफॉर्मेशन एंड डेटा यू रिसीव टू मेक द फर्म फाइनेंशियल डिसीजंस, सो दैट कम्युनिकेशन इज ऑफ utmost important। डेवलपिंग क्रॉस फंक्शनल कैपेबिलिटीज़, इसमें वही चीज़ जो मैंने पहले बयान की है वही है कि क्रॉस फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप होती हैं कम्युनिकेशन अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है और आप इसको क्लियर और फेयर रखते हैं। एंड क्रिटिकल थिंकिंग, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्केप्टिसिज्म। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसमें आप जो रिस्क है उसको एड्रेस कर रहे होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड। आपने स्केप्टिसिज्म रखना है और क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, क्योंकि इसमें आपका रिस्क इन्वॉल्व है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो मेनली आई विल जस्ट गिव यू एन आइडिया दैट हाउ यू मैनेज योर फाइनेंस। वो एक छोटी फर्म से मीडियम साइज बिजनेस से बड़ी बड़ी फर्म तक हो सकता है, एंड देन हाउ यू कीप बिकमिंग बिगर द मोर इट इज़ बिकमिंग कॉम्प्लिकेटेड।
सो द मेन कॉन्सेप्ट इज़ हाउ यू मैनेज योर फाइनेंस ऑफ अ कंपनी। अभी हमारा अगला जो है वो उस पे है कि हम जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है, द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या? तो उसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी फर्म का गोल क्या है। जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फर्म का गोल जो है वो ये होगा कि टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म और टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द शेयर होल्डर हु आर द एक्चुअल ऑनर्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद वाइल अचीविंग द मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट गोल ऑफ द फर्म, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्या इशू आ सकते हैं वाइल यूर वर्किंग। सो उसमें क्या होगा कि इंटरनल कंट्रोल आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपकी SOP स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो वो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उसमें सिस्टम आ जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन, कि वो जो SOP जैसे मैंने आपको बताई है, जो इंटरनल कंट्रोल्स होंगे, तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन कैसे करेगी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो एक प्रॉपर प्रोसीजर्स और पॉलिसीज़ होंगी जिसके मुताबिक आप उसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे। व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अभी नेक्स्ट हम उस पर आ गए हैं। अभी इसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जो कि आप इसको खोलते जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट ब्रॉडर होता जाएगा। इसमें कहते हैं कि कंसर्न द एक्विजिशन, फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स विद सम ओवरऑल गोल इन माइंड। अभी इसमें एक्विजिशन है, डेफिनेटली कोई भी आप बिजनेस करने जा रहे हैं एज अ ऑनर और लाइक टू अपॉइंट फाइनेंशियल मैनेजर, आप सबसे पहले एक्विजिशन करेंगे। अभी एक्विजिशन सिर्फ इन द बिगिनिंग नहीं है कि आपको एक बिज़नेस एक्वायर करना है और उसके बाद डेफिनेटली आप उसके एक गोल माइंड में रखते हुए उसको ऑपरेट करेंगे और उसको फाइनेंसिंग उसकी मैनेज करेंगे और उसके एसेट्स को मैनेज करेंगे। अभी सिर्फ ये फर्स्ट एक्विजिशन नहीं है, इससे मुराद कोई भी एक्विजिशन आप किसी भी टाइम पे उसका डिसीजन लेते हो। मिसाल के तौर पे आपने एक साल में आपने कंपनी को रन किया और आपके प्रॉफिट्स हुए या लॉसेस हुए, तो उसमें फिर आपको और कोई ऑपरेशन एक्वायर करना है, कोई और कंपनी एक्वायर करनी है। सो इट्स नॉट अबाउट ओनली द एक्विजिशन एट द बिगिनिंग। सो आपको मल्टीपल डिसीजंस करने पड़ते हैं आफ्टर स्पेंडिंग टाइम विद द कंपनी कि आपको और क्या एक्विजिशन और क्या एक्वायर करना है इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, इन टर्म्स ऑफ लोन्स और borrowings to support the fixed asset of the company. तो acquisition आपकी रहती है, तो it's not about only the first acquisition to acquire a company. So it comes at multiple stages of the while running the business. उसके बाद फाइनेंसिंग है। अभी फाइनेंसिंग डेफिनेटली ये एक बहुत क्रिटिकल पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि आपको फाइनेंसिंग मैनेज करना है। उसमें रिस्क का फैक्टर आता है, उसमें आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट का फैक्टर आता है। अगर आपने बोरिंग्स करनी है, लोन्स लेने हैं या आपने स्टॉक एक्सचेंज से अपने शेयर इशू करने हैं, तो इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट हैं आपको माइंड में रखने हैं। अगर आप बैंक से बोरिंग्स करते हैं तो उसका रेट ऑफ रिटर्न आपको कैलकुलेट करना होगा कि ठीक है आप बोरिंग्स बैंक से कर रहे हैं और आपको इंटरेस्ट उसका पे करना है फॉर एग्जांपल 8%, तो उसका जो बोरिंग करने के बाद जो आप उसको इन्वेस्ट करोगे, दैट ब्रिंग्स अस टू इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आल्सो व्हिच इज़ आल्सो अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आप जो इन्वेस्ट करोगे उस पर आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है ना वो आपकी रेट ऑफ बोरिंग से ज़्यादा हो, तो ये फाइनेंसिंग में मतलब आपने रिस्क का फैक्टर इसमें कैलकुलेट करना। या दूसरा हो सकता है कि आप शेयर्स डाइल्यूट कर दें, तो इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा क्योंकि आप फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज से आप शेयर अपने डाइल्यूट करते हैं और शेयर इशू करते हैं कि जो नॉर्मल पब्लिक है वो शेयर खरीद के आपको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करे, तो उसमें आपके शेयर वैल्यू डाइल्यूट होती है। तो बहुत सारे ये आपको इसमें बैलेंस रखना होता है कि फाइनेंसिंग, तो ये भी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स, कि जो एसेट्स हैं आपको पता है कि फिक्स्ड एसेट्स होते हैं और करंट एसेट्स होते हैं, तो उसको आपने मैनेज कैसे करना है। तो मोस्टली जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट होता है वो इज़ टुवर्ड्स द करंट एसेट्स, कि हम करंट एसेट्स को कैसे मैनेज करेंगे।
अब फिक्स्ड एसेट उसी सूरत में होता है कि अगर कंपनी जो है इट्स अ फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो उसमें क्या होता है कि फिक्स्ड एसेट भी आपके होते हैं, आपका प्लांट होता है, आपकी मशीनरी होती है, सो दैट गिव्स आल्सो अ गुड वैल्यूएशन फॉर द कंपनी। लेकिन अगर हर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होता तो उसमें मोस्टली जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारी कंसिडर की जाती है दैट इज़ टुवर्ड्स करंट एसेट्स, जिसमें जो आप लिक्विडेट कर सकें लेस देन अ ईयर। और ये सब कुछ चीज़ें जो आप डिसीजन कर रहे हैं, एक्विजिशन का, फाइनेंसिंग का डिसीजन कर रहे हैं, एसेट्स को मैनेज कर रहे हैं, ये आपका सारा होना चाहिए एक कॉमन गोल की तरफ, जो आपका गोल है ऑफ द फर्म। और वो क्या है? मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट्स, मैक्सिमाइजिंग द इनकम ऑफ द शेयर होल्डर। अभी मैंने आपसे बात की थी कि जब हम फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो है ना वो हमें प्लेस पे रखने हैं, तो वो अभी नेक्स्ट हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द 3 डिसीजंस, जो 3 डिसीजन हमने किया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि एक्विजिशन है और फाइनेंसिंग है और उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स है, तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है ना वो फाइनेंसिंग में आएगा। व्हाट इज़ द ऑप्टिमल फर्म साइज़? अभी उसका साइज़ ये तो बहुत कॉमन है, ऑप्टिमल फर्म साइज़ के वो फर्म कितनी बड़ी है, उसमें कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, उसका टर्नओवर कितना है, उसकी जो मंथली फाइनेंशियल पोजीशन है, मंथली, ईयरली, एनुअल जो है वो कितनी है, तो वो आपकी फर्म का साइज़ जो है वो डिक्टेट करेगी। व्हाट स्पेसिफिक एसेट शुड बी एक्वायर्ड? वही एक्विजिशन आ गई जो मैंने आपको पहले बताई। तो कौन से हमें एसेट्स जो है ना वो एक्वायर करने चाहिए? इन्वेस्टमेंट, ये आपने माइंड में रखना है। अभी हम डिस्कस करें इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हुए आपको क्या चीज़ें कंसीडर करनी है? तो पहली है कि फर्म का साइज़ कितना है, कौन से हमें एसेट एक्वायर करने चाहिए, और हमें कौन से एसेट कम करने चाहिए या एलिमिनेट करने चाहिए। अभी इसमें जो एसेट के हवाले से बात वो कर रहा है, वो स्टॉक ऑप्शंस की बात कर रहा है, वो बॉन्ड्स की बात कर रहा है। जो एसेट आपके यहाँ, अगर फॉर एग्जांपल आपको एक एसेट पूरा रिटर्न नहीं दे रहा, तो हम कौन से नए एसेट ख़रीदें? अभी नए एसेट ख़रीदने के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो वो इन्वेस्टमेंट या तो हम एक्विजिशन करेंगे या बोरिंग करेंगे, तो उसमें फिर हमें एसेट कुछ एलिमिनेट भी करने पड़ेंगे। जो एसेट हमें लॉस दे रहे हैं, हम वो वेट नहीं कर सकते कि वो प्रॉफिट जनरेट करेंगे, तो हमें डिसीजन करना होगा कि हम उनको एलिमिनेट कर दें विद कंफर्मिंग द मिनिमम लॉस, कि हमें मिनिमम लॉस में उसको एलिमिनेट करें ताकि हमें फ्यूचर में ज़्यादा लॉस ना हो या हम उसको कम कर सकें। तो हमें इसको बैलेंस हमें फाइनेंसिंग जो है ना वो करना होती है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी ये 3 फैक्टर आएंगे। अभी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बाद फाइनेंसिंग डिसीजन है। अभी ये बात कर रहे हैं कि डिटरमिन हाउ द एसेट्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट विल बी फाइनेंस्ड विद राइट हैंड ऑफ द बैलेंस शीट। तो लेफ्ट हैंड जो आपका करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट्स है, और आपका राइट जो है बैलेंस शीट का वो है आपकी लाइबिलिटीज़, करंट और फिक्स लाइबिलिटीज़, और आपके कैपिटल जो इक्विटी है। तो मैंने जैसे पहले आपको बताया कि फाइनेंसिंग में आप बोरोइंग कर सकते हैं जो आपकी लाइबिलिटी के पार्ट में आएगा, और दूसरा आप शेयर इशू कर सकते हैं जो आपका कैपिटल इक्विटी के पार्ट में आएगा। तो ये वही चीज़ें फाइनेंसिंग डिसीजन का बात कर रहे हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ फाइनेंसिंग? द क्वेश्चन इज़, वो हमें पूछना है कि हमें अपने आप पे अप्लाई करना है कि हमारा फाइनेंसिंग का बेस्ट टाइप कौन सी हो सकती है। हम बैंक को परसू करें, उनसे बोरिंग्स करें, या हम अपने शेयर्स इशू करें, हम शेयर को डाइल्यूट करें। तो इसमें हम मतलब क्या कर सकते हैं? दूसरा है कि हमारा मिक्स क्या है। अच्छा, तो फाइनेंसिंग डिसीजन पे हम आ गए। तो मैंने आपको जैसे बताया कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बाद फाइनेंसिंग होगा, कि हमने जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसको हम फाइनेंस कैसे करें। तो हमें ये अपने आप से ये क्वेश्चन करना है कि बेस्ट टाइप फाइनेंसिंग की कौन सी है। अब मतलब वो हम बैंक से करें, हम बॉन्ड्स ख़रीदें, हम शेयर इशू करें। तो नेक्स्ट जो है ना, व्हाट इज़ द बेस्ट फाइनेंसिंग मिक्स। तो ये फाइनेंशियल मैनेजर्स का सबसे क्रिटिकल जो जॉब है वो यही है कि हम असेस करें कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है फाइनेंसिंग के, तो हम असेस करें
कि हम इसमें बेस्ट मिक्स कौन सा कर सकते हैं कि जिसमें हमें एक तरफ अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो दूसरी तरफ से कवर हो। तो वो यही है कि आपका रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट का क्या है और उस पर जो आप फाइनेंसिंग कर रहे हैं उस पर आपको कितना पे बैक करना है, पे ऑफ कितना करना है, तो उसमें डिफरेंस होना चाहिए। और जो फाइनेंसिंग के ऑप्शन है उसमें बेस्ट मिक्स आप कैसे कर सकते हैं कि आप इक्विटी इंक्रीज़ करके लें या आप बोरिंग्स इंक्रीज़ करके लें। तो ये क्योंकि इक्विटी जो है ना वो भी उस पर भी आपको कॉस्ट पड़ती है डेफिनेटली। जो शेयर होल्डर आपका शेयर ख़रीद रहे हैं वो किस लिए ख़रीद रहे हैं कि वो उनको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, उनको डिविडेंड मिलेगा, उनको प्रॉफिट शेयर मिलेगा। तो वो भी एक रेट आप कैलकुलेट करते हो कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेस्ड ऑन इक्विटी और रेट ऑफ बोरिंग्स कितना है अगर आप बैंक से लेते हैं। तो वो इसलिए एक बेस्ट फाइनेंसिंग मिक्स आपको कंसीडर करना है। और तीसरी बात जो मैंने आपको पहले अभी बता दी है वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द बेस्ट डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पे आउट रेशो। अभी डिविडेंड पॉलिसी जो भी शेयर होल्डर है जो कि एक्चुअल ऑनर होते हैं कंपनी के फर्म के, उनकी दो तरह की इनकम होती है। एक होती है कि डिविडेंड वो कितना ले रहे हैं और दूसरा कैपिटल गेन कितना है, शेयर की वैल्यू कितनी इंक्रीज़ हुई है वो उनका कैपिटल गेन है क्योंकि वो रहता ही रहता है, और डिविडेंड को कितना मिल रहा है। तो ये नॉर्मली हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं कि ये दो उनके इनकम सोर्सेज हैं। तो उसमें ये बता रहा है कि डिविडेंड पे आउट रेशो क्या है। अभी जो भी प्रॉफिट हो वो सारा प्रॉफिट डिविडेंड पे नहीं किया जा सकता, उसमें उनके बजट बनते हैं जो कि आपके नेक्स्ट ईयर ऑपरेशन के लिए यूज़ होते हैं और वो हम उसको इक्विटी में रखते हैं, वो हम सारा डिविडेंड पे नहीं करते। तो डिविडेंड पे आउट रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन्वेस्टमेंट को करने के लिए और फाइनेंसिंग ऑप्शन जो हमारे पास हैं। डेफिनेटली जो अगर अच्छी पे आउट रेशो होगी डिविडेंड की तो लोग इन्वेस्ट करेंगे आपकी फर्म में, आपकी कंपनी में, और आपको ये फाइनेंसिंग ऑप्शन मिलेगा। और उसके बाद हाउ विल द फंड्स बी फिज़िकली एक्वायर्ड। अभी वो कैसे एक्वायर हो सकते हैं फिज़िकली। तो फिज़िकली क्या होगा, वो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं। तो वो जो आप शेयर इशू करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो भी कैश आपका आता है या आप बैंक से जो बोरिंग करते हैं तो वो बोरिंग आपको इन कैश मिलती है, या आपको जो एसेट्स एक्वायर करने हैं या वो आप एसेट ख़रीदते हो। तो ये फाइनेंसिंग डिसीजन जो है ना उनका हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एसेट मैनेजमेंट डिसीजन, ठीक है। तो एसेट मैनेजमेंट डिसीजन में अभी सबसे पहला है कि हाउ डू वी मैनेज एग्जिस्टिंग एसेट्स एफिशिएंटली। एसेट मैनेजमेंट में सबसे पहले जो कंसीडर किया जाता है वो आपके करंट रिसोर्सेज या करंट एसेट्स होते हैं कि आप जो अभी कंपनी के पास एसेट्स हैं उनको आप कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं। दूसरा है फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ वेरिंग डिग्रीज ऑफ ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर एसेट्स। अभी अगर एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म या कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके जो एसेट्स हैं प्लांट एंड मशीनरी है, अभी टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन और ये सारी चीज़ें भी इस इंडस्ट्री में होता है। तो वो मिसाल के तौर पे जो प्लांट एंड मशीनरी है वो बहुत पुरानी है और उससे जो प्रोडक्टिविटी हो रही है वो अभी कम है, और मार्केट में भी उससे ज़्यादा ऑटोमेटेड प्लांट एंड मशीनरी है जो कि अगर आप एक्वायर करें तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ सकती है। तो आपकी डेफिनेटली जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो ज़्यादा होंगी तो सेल ज़्यादा होगी तो टर्नओवर भी बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा। तो उसमें डिफरेंट किस्म की डिग्री है जो फाइनेंशियल मैनेजर जो है ना वो असेस करता है एसेट्स को कि वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। तो उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि ये एसेट की वैल्यूएशन क्या है, उस पर वो भी ये कंसीडर करता है कि वो कितनी प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं। तो उसके बाद जो मैंने आपको पहले बात की थी कि फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो मोस्टली फोकस करता है करंट एसेट मैनेजमेंट पे रेदर देन फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट। फिक्स्ड एसेट जो है वो रहता है, उसकी लाइफ होती है, वो बहुत ईयर्स तक रहता है। तो उसकी बेस पे डिसीजन अगर फाइनेंशियल मैनेजर करेगा देन ही हैज़ टू वेट फॉर मल्टीपल ईयर्स टू गेट द आउटपुट। तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका नहीं है। तो इसलिए फाइनेंशियल मैनेजर जो है ना वो करंट एसेट्स पे एम्फेसिस करते हैं कि उसको हम कैसे मैनेज करें करंट एसेट्स को, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म पीरियड होते हैं। लेकिन मैं बार बार यही बात कहूँगा वाइल जस्ट गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन के जो फर्म का मेन जो गोल है कि टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स दैट मस्ट बी केप्ट इन माइंड एवरी टाइम, कि वो आपके माइंड में रहे। और उसी बेस पे जो भी आप डिसीजन कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कर रहे हैं, आप फाइनेंसिंग का डिसीजन कर रहे हैं या आप एसेट मैनेजमेंट का डिसीजन कर रहे हैं, तो वो उसको गोल को आपने मद्देनज़र रखना है। अभी वही आगे बात
what is the goal of the firm? Maximization of shareholder wealth. मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ मैंने आपको बताया है कि दो हैं, एक तो डिविडेंड को उनको कितना मिलता है और दूसरा कैपिटल गेन। तो सिर्फ हमने प्रॉफिट से नहीं बनाने, हमने शेयर वैल्यू को भी इंक्रीज करना है। तो ये दो हमारे जो फैक्टर्स हैं टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ। ये हमें बता रहा है वैल्यू क्रिएशन अकर्स व्हेन वी मैक्सिमाइज द शेयर प्राइस एंड करंट शेयर होल्डर्स, वही बात जो मैंने आपको बताई है। अच्छा, अभी हमने ये गोल की भी बात कर ली, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी बात कर ली, और उसके बाद हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि हमारी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद इन दैट कॉर्पोरेट और विद इन दैट फर्म। उसमें वो कह रहा है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अ बिजनेस आउटलुक दैट एक्नॉलेजेस अ फर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इट्स स्टेक होल्डर्स एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। अभी जो मैनेजमेंट है या जो मैनेजर है वो उनका एजेंसी एग्रीमेंट होता है विद द एक्चुअल शेयर होल्डर विच आर द ऑनर एंड प्रिंसिपल। तो उसमें उनका सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर की तरफ नहीं है, नेचुरल एनवायरनमेंट पे भी है कि वो कैसे असरअंदाज कर रहे हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा कि गारमेंट्स की जो बिज़नेस हैं या जो फैक्ट्रीज़ हैं वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं, वो वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और उनका डिस्चार्ज वाटर बहुत होता है जो कि मतलब रिवर्स में वो फिर इनपुट करते हैं और वो रिवर्स का प्रॉब्लम होता है। और ये बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा, क्योंकि बांग्लादेश में गारमेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा बनती है। तो ये फिर ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताई गई है कि वो जो कॉरपोरेशन है या जो फर्म है वो नेचुरल एनवायरनमेंट को तो इफेक्ट नहीं कर रही है, और वो अगर कर रही है तो वो किस हद तक कर रही है। और अगर फॉर एग्जांपल वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है या नेचुरल जो भी रिसोर्सेज हैं उसको अगर वो डैमेज कर रही है तो उसके अगेंस्ट वो कोई कंपनसेशन दे रही है, मतलब टुवर्ड्स द पब्लिक और टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, या कोई ऐसा वो सिस्टम उन्होंने लगाया है कि उससे उसको मिनिमाइज़ किया जाए, तो ये कंसिडर होता है। दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर सस्टेनेबिलिटी वो कह रहा है कि मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो इसमें फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट जो है उसको वो मद्देनज़र रख रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी तो इसी में ही होता है कि जो कि फर्दर फ्यूचर में सस्टेन करे, उसमें मतलब जो फ्यूचर की चीज़ें हैं उनको इफ़ेक्ट ना करे। तो जो भी आपने डिसीजन करना है राइट नाउ वो आपने सिर्फ जो करंट है एग्जिस्टिंग बेनिफिट के लिए नहीं करना, आपको वो उसकी सस्टेनेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। आपको ये देखना है कि अगर जो आप ये डिसीजन कर रहे हैं वो करंटली तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर देगी, लेकिन जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए जो हमने एसेट्स को एलिमिनेट किए हैं या जो हमने रिसोर्सेज यूज़ किए हैं वो फिर फ्यूचर में अवेलेबल नहीं होंगे और फ्यूचर में हम सफ़र करेंगे। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। दिस ऑल। अच्छा, इसके बाद आ गया व्हाट गोल्स डू सम फर्म्स हैं। तो ये एक एग्जांपल्स हैं जो दे रहे हैं कि फर्म्स का क्या गोल है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। तो ये एक एसोसिएटेड बैंक कॉर्प 2006 एनुअल रिपोर्ट है। उन्होंने क्या बताया कि क्रिएटिंग सुपीरियर शेयर होल्डर वैल्यू इज़ आवर टॉप प्रायोरिटी। तो शेयर होल्डर की वैल्यू को हमने सुपीरियर किया है, तो ये हमारी प्रायोरिटी है। ये फर्म्स के गोल हैं, ये एग्जांपल्स हैं। फिलिप्स का उन्होंने क्या कहा है, द डिज़ायर टू इंक्रीज शेयर होल्डर वैल्यू इज़ व्हाट ड्राइव्स आवर एक्शंस। सो ये उनका मेन गोल है। फेडेक्स ने क्या कहा है, फेडेक्स मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू क्रिएट शेयर होल्डर वैल्यू। शेयर होल्डर वैल्यू जब भी बात हो शेयर होल्डर वैल्यू की, उसमें दो चीज़ें हैं, डिविडेंड और कैपिटल गेन, शेयर प्राइस इंक्रीज। ये आपको आपके माइंड में फ़ौरन आ जाना चाहिए। उसके बाद जो मिलान एनुअल रिपोर्ट है उसमें वो क्या कहते हैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम। इट हैज़ द पावर एंड द ड्यूटी टू डायरेक्ट कंपनी बिजनेस, pursuing and fulfilling its primary and ultimate objective of creating shareholder value। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना वो मैनेजर्स हैं हमारे, जो मैनेजमेंट डिसीजन हम करते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन सिलेक्ट करता है, वो जो शेयर होल्डर स्टेक होल्डर जो एक्चुअल ऑनर हैं, और उनको हम प्रिंसिपल भी बताते हैं, और वो सिलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो किस लिए सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो उनके जो अल्टीमेट जो गोल है फर्म का उसको परसू करने में और उसको अचीव करने में
वो हेल्प आउट करते हैं, तो वो इनका एजेंसी एग्रीमेंट होता है। तो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल क्या होता है और एजेंट क्या होता है। तो वो यही मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना वो एजेंट होते हैं, और जो शेयर होल्डर जो स्टेक होल्डर हैं वो हमारे वो उनको हम कहते हैं प्रिंसिपल। अच्छा, अभी अगला हमारा टॉपिक है शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव। कि हमने जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का बताया है वो क्या होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कह रहा है कि मैक्सिमाइजिंग अ फर्म्स अर्निंग। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का बता रहे हैं कि मैक्सिमाइजिंग अ फर्म्स अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। तो जो भी फर्म की अर्निंग होती है, जो नेट अर्निंग होती है, वो आफ्टर टैक्सेस ही कैलकुलेट होती है, जिससे फिर आप डिविडेंड पे करते हैं पे आउट रेशो के मुताबिक, और फिर बाकी जो है आप वो कैलकुलेशन होती है कि शेयर प्राइस की वैल्यू बढ़ी है या कम हुई है। तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आगे जो आपको मैंने पहले बताया। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? पहला है कुड इंक्रीज करंट प्रॉफिट्स वाइल हार्मिंग फर्म। ये जो हमने कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में पढ़ा था कि करंट प्रॉफिट को हम बढ़ा दें लेकिन हम फर्म को हार्म कर दें कि वो अगले साल में उनके पास कुछ भी ना रहे ऑपरेशंस के लिए, तो हम एक साल में ज़्यादा प्रॉफिट दिखा के और 2 साल बाद कंपनी बंद हो जाएगी। और इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टेड कंपनीज को देखें आपको इनकी बहुत एग्जांपल मिलेगी। यहाँ पे जो एग्जांपल वो इंटरनली बता रहा है कि डेफर्ड मेंटेनेंस इशू। मिसाल के तौर पे आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, तो आपने करंट प्रॉफिट तो बढ़ा दिया, आपने प्लांट मशीनरी को उनकी लिमिटेशन से ज़्यादा यूज़ किया है, अभी उसकी जो नॉर्मल वियर एंड टियर है उससे ज़्यादा वियर एंड टियर हुई है, और आपने कोई बफर या अलाउंस नहीं रखा कोई कैश में कि उसकी मेंटेनेंस हमने करवानी है, उसकी जिस कैजुअल मेंटेनेंस है, तो ये फिर क्या होगा, ये प्रॉब्लम आएगा कि आपने प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज कर दिया है ऑन शॉर्टर पीरियड, लेकिन फ्यूचर में वो फर्म को हार्म करेगा। दूसरा है इग्नोर चेंजेस इन द रिस्क लेवल ऑफ द फर्म। मैंने पहले भी आपको ये कॉन्सेप्ट दिया है कि रिस्क लेवल हमें जो है वो चेक करना होता है। अगर हमने कोई एसेट आज ख़रीदा है, एक्वायर किया है, और उसके फाइनेंसिंग हमने बोरिंग की है बैंक से, तो बैंक से बोरिंग करके हमने वो बोरिंग का जो इंटरेस्ट रेट है वो हमने साल बाद पे करना है। हमने कुछ अरेंजमेंट किए बैंक से, और हमने वो एसेट एक्वायर करके उसको यूज़ करते हुए हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, प्रॉफिट बढ़ा दिया, और उस साल में हमारे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा शो हो गए, और हमने रिस्क को कैलकुलेट ही नहीं किया कि भाई अगले साल हमने इसका इंटरेस्ट भी पे करना है जो कि बहुत ज़्यादा है आपकी प्रोडक्टिविटी से भी, तो उसको रिस्क लेवल को हमने इग्नोर किया है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हमें कंसिडर करना होंगी कि जो भी हम डिसीजन करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। उसके बाद थर्ड क्या है, मैक्सिमाइजिंग नहीं, ये आ गया अर्निंग्स पर शेयर मैक्सिमाइजिंग। ये भी जैसे मैंने आपको बताया कि शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज़ करता है। अगर आपकी अर्निंग पर शेयर बढ़ गई है तो आपकी शेयर प्राइस बढ़ गई है, उसकी वैल्यू बढ़ गई है। मैक्सिमाइजिंग अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस, डिविडेंड बाय शेयर्स आउटस्टैंडिंग, वो दोनों मैंने आपको पहले ही बता दिए। इसमें अभी प्रॉब्लम पहला क्या आ सकता है, डज नॉट स्पेसिफाई टाइमिंग और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। वो एक तो हमने टाइमिंग्स जो है उसको स्पेसिफाई नहीं किया, और ड्यूरेशन का कि कब तक हम इससे रिटर्न ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक मशीनरी ख़रीदी, क्योंकि मैं इसलिए बार बार एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ की देता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा टिपिकल और कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ एन ईजी बिजनेस, ईजी फैक्टर, उसमें इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं आता। अभी आपने मैक्सिमाइज तो शेयर वैल्यू कर दिया अर्निंग्स उसकी, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वो कितने देर तक उसका रिटर्न रहेगा और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा और आपकी जो शेयर्स अर्निंग्स हैं वो कम हो जाएंगी। तो वो अगर हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे कि कितना टाइम हम इससे बेनिफिट ले सकते हैं और कितना ड्यूरेशन तक हम एक्सपेक्टेड रिटर्न। अच्छा, इसमें सिर्फ यही नहीं है कि आप एसेट एक्वायर कर सकते हैं, इसमें आप लैंड भी कर सकते हैं। एक तो बोरोइंग्स होती है, एक लैंडिंग होता है कि ठीक है आपने लैंडिंग की है टू अर्न अ स्पेसिफिक रिटर्न, तो उस लैंडिंग की जो पीरियड है, टाइमिंग, वो कितना है, ड्यूरेशन कितना है, तो वो अगर हम मेंशन नहीं करेंगे तो जो अर्निंग पर शेयर इंक्रीज़ हुई है वो शॉर्टर पीरियड के लिए होगी, और वो शेयर होल्डर्स को नहीं पता होगा कि भाई ठीक है, उनको भी डिसीजन करना है कि उनको शेयर्स रखने हैं, बेचने हैं
या वो सिर्फ डिविडेंड पे मतलब उसको कंसिडर करेंगे। तो उन्होंने भी कुछ डिसीजंस करने होते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फेयर और क्लियर जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो फेस हम कर सकते हैं, जिसको हमें एड्रेस करना होगा। दूसरा है इग्नोर्स चेंजेस इन द रिस्क लेवल ऑफ द फर्म। सेम जो पहले हमने किया था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, तो हमने रिस्क लेवल जो है ना, अगर उसको हमने इग्नोर किया है तो ये एक प्रॉब्लम है। थर्ड क्या है, कॉल्स फॉर अ ज़ीरो पेमेंट डिविडेंड पॉलिसी। तो शेयर हम जितना डिविडेंड कम पे करेंगे उतना ही शेयर प्राइस बढ़ेगी, जितना डिविडेंड हम ज़्यादा पे करेंगे शेयर प्राइस कम होगी, क्योंकि ये बैलेंस है। मैंने बताया था कि शेयर होल्डर की इनकम जो है वो क्या है, वो उनका डिविडेंड है और उनका कैपिटल गेन है जो अर्निंग पर शेयर होता है। तो इसमें फिर हम अगर हमने अर्निंग पर शेयर बढ़ाना है तो हम डिविडेंड बिल्कुल ज़ीरो पे कर देंगे, भाई डिविडेंड नहीं मिलेगा, लेकिन अर्निंग पर शेयर जो है ना वो बढ़ गया है। तो एक ये प्रॉब्लम हो सकता है कि डिविडेंड पॉलिसी जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है हम उसको ज़ीरो नहीं कर सकते। अच्छा, अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ्स ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है कि अगर हम इसकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करते हैं शेयर होल्डर्स। अच्छा, टेक्स अकाउंट ऑफ करंट एंड फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड ईपीएस। ईपीएस है अर्निंग पर शेयर। तो हमने इसको कंसिडर करना है कि जो सिर्फ करंट प्रॉफिट्स और ईपीएस को हमने नहीं देखना, हमने फ्यूचर को भी देखना है। जो बजट्स, जो फोरकास्ट बनते हैं, जो बजट बनता है वो इसी बेस पे बनता है। तो हमें वो भी देखना है कि उसमें हमें कितना प्रॉफिट है और अर्निंग पर शेयर कितना होगा। टाइमिंग एंड ड्यूरेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अर्निंग पर शेयर जब हम बढ़ाते हैं उसमें हमें इसको देखना है कि उसकी टाइमिंग कितनी है और ड्यूरेशन कितना है। और रिस्क जो है वो दोनों तरफ है, कि रिस्क को अगर हमने इग्नोर किया तो वो दोनों तरफ प्रॉब्लम है। तो रिस्क किसका होगा, प्रॉफिट्स का होगा और अर्निंग पर शेयर का होगा। और फिर वो हमें उस तरफ लेके आती है कि हमने डिविडेंड पॉलिसी को तो पे आउट ज़ीरो तो नहीं किया। तो ये सारे फैक्टर उन्होंने आपको एक स्लाइड में बता दिए हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए हैं। 10 शेयर प्राइस सर्व्स एज अ बैरोमीटर फॉर बिजनेस परफॉर्मेंस। तो अभी हमने इससे क्या हमने आइडेंटिफाई किया कि जो शेयर प्राइस है वो बिज़नेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताता है। मिसाल के तौर पे हमने कुछ फिलिप्स में हमने शेयर परचेज़ किए, तो ओवर द पीरियड हमारे वो शेयर प्राइस जो फॉर एग्जांपल 1000 थी तो वो हमारे अभी 10,000 है। तो वो फिर कितना टाइम में 10,000 हुई है, टाइमिंग क्या है, उसमें रिस्क कितना था, प्रॉफिट, फिर उसमें आपको डिविडेंड कितना मिलता है ओवर द 10 ईयर्स फॉर एग्जांपल, कि उसमें आपको डिविडेंड कितना आया है, वो आपका प्रॉफिट है। उसके अलावा आप कैपिटल गेन भी ले रहे हैं जो अर्निंग पर शेयर आपकी बढ़ गई है। तो शेयर प्राइस जो है वो बिज़नेस की परफॉर्मेंस को मेजर करने का जो है ना वो पैरामीटर है। तो ये हमने आज इसको समझ लिया, इसको अंडरस्टैंड कर लिया है कि कंपनी की जब हम परफॉर्मेंस की बात करें तो उसकी शेयर प्राइस में कितना चेंज आया है, उसकी शेयर प्राइस कितनी अप्रिशिएट हुई है वाइल कंसिडरिंग द डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो वो हमें पता चल जाएगा। द मॉडर्न कॉरपोरेशन जो है वो कैसे, उनका हायरार्की क्या होती है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। जो मॉडर्न कॉरपोरेशन जो है उसमें फिर दो चीज़ें होती हैं, एक शेयर होल्डर होता है और एक मैनेजमेंट। अभी शेयर होल्डर जो है वो स्टेक होल्डर भी इसको कहते हैं, शेयर होल्डर भी कहते हैं, तो वो एक्चुअल ऑनर होते हैं। और मैनेजमेंट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि शेयर होल्डर बोर्ड मीटिंग्स में सिलेक्शन करते हैं। तो इन दोनों में ये सेपरेशन होती है हमारी। तो ये जो शेयर होल्डर होते हैं वो ऑनर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट है वो मैनेजर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। रोल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, अभी जो एजेंसी एग्रीमेंट की मैं बार बार बात कर रहा था वो अभी यहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैनेजमेंट एक्ट्स एज एन एजेंट फॉर द ऑनर्स शेयर होल्डर ऑफ द फर्म। तो मैनेजमेंट जो है ना वो एजेंट बिहेव करते हैं ऑनर्स के बिहाफ पे। तो वो शेयर होल्डर्स जो ऑनर्स हैं उनके। अभी नेक्स्ट हमारी है एजेंट क्या होता है। An agent is an individual authorized by another person called the principal to act in the latter's behalf। तो मैंने आपको पहले बताया कि एजेंट जो है वो मैनेजर है, वो एजेंसी एग्रीमेंट होता है विद द शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर जो है ना वो प्रिंसिपल हम उसको कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लैंग्वेज में। तो एजेंट कोई इंडिविजुअल है जो कि अपॉइंट हुआ है, किसने अपॉइंट किया है, प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया है जो कि शेयर होल्डर है। और उसने क्या करना है, उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पे परफॉर्मेंस देनी है। जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे क्या, प्रिंसिपल के बिहाफ पे क्या परफॉर्मेंस है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, फर्म्स गोल क्या है, टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर
income, maximize the shareholder profit. अभी वही एजेंसी थ्योरी, जेंसन एंड मैकलिंग डेवलप्ड अ थ्योरी ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन एजेंसी थ्योरी। तो एजेंसी थ्योरी क्या होती है हमने पहले ही पढ़ ली है, जो शेयर होल्डर है और जो मैनेजर्स हैं उनके दरमियान ये एजेंसी थ्योरी है। तो वो क्या कहता है, एजेंसी थ्योरी इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटिंग टू बिहेवियर ऑफ प्रिंसिपल एंड देयर एजेंट्स। तो ये वो स्टडी है जो बिहेवियर स्टडी करती है, किसका, प्रिंसिपल्स का और उनके एजेंट्स का। तो प्रिंसिपल क्या है, शेयर होल्डर्स, उसका बिहेवियर स्टडी करती है, और जो एजेंट्स है उसके जो मैनेजर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनका बिहेवियर। तो ये एजेंसी एग्रीमेंट और फिर एजेंसी थ्योरी जो इकोनॉमिक्स की ब्रांच है और ये इनके बिहेवियर को स्टडी करती है। Principal must provide incentives so that management acts in the principal's best interest and then monitor result. अभी उस थ्योरी में उसने फर्दर क्या एक्सप्लेन किया है कि जो प्रिंसिपल्स हैं, जो शेयर होल्डर हैं, उन्होंने वो एजेंट तो सिलेक्शन कर ली है जो कि मैनेजर हैं या मैनेजमेंट है, तो उनके लिए जो इंटरेस्ट क्या पैदा किया उसने, वो उनको किस बेस पे उसने मैनेजर अपॉइंट किया है, तो वो उनको इंसेंटिव देंगे। अभी इंसेंटिव की जब हम बात करते हैं ना, तो वो उनकी सैलरीज नहीं होती। इंसेंटिव की जब हम बात करते हैं तो वो उनके ऑप्शन जो हम उनको देते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो देते हैं, कि उस कंपनी में वो स्टॉक ऑप्शन देते हैं कि ठीक है वो उस कंपनी का स्टॉक परचेज कर सकते हैं, या बोनसेस। तो ये अट्रैक्शन पैदा करने के लिए हम इंसेंटिव का जब वर्ड यूज़ करेंगे तो उसमें इंसेंटिव में उनका जो फिक्स सैलरी होगी ना वो नहीं आएगी। तो उसके अलावा बोनसेस जो है, स्टॉक ऑप्शन है, या आप शेयर जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो प्रिंसिपल जो है ना वो ऑफ़र करते हैं अपने मैनेजर्स को। तो ये इंसेंटिव्स की बात होगी। अभी उन्होंने एग्जांपल भी दे दी, इंसेंटिव्स इंक्लूड स्टॉक ऑप्शंस, प्रिक्विजिट्स एंड बोनसेस, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी है। तो ये प्रिंसिपल्स को प्रोवाइड करने होते हैं इंसेंटिव्स, ताकि वो जो मैनेजर हैं वो मोटिवेट रहें और वो प्रिंसिपल्स की बेस्ट इंटरेस्ट में काम करें और रिज़ल्ट निकाल कर दें। तो ये ऑप्शंस मतलब एजेंसी थ्योरी में, और इसकी एग्जांपल्स भी आपको मिल गई। दोबारा हम आ गए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। तो अभी क्या कह रहा है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डज नॉट प्रिक्लूड द फ्रॉम बीइंग सोशल रिस्पॉन्सिबल एट द कॉर्पोरेट लेवल। तो मैंने जैसे हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रॉफिट या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के को गोल कंसीडर करते हुए, और मतलब ये हमारा गोल है हम कुछ भी कर जाएंगे, नहीं, आपको CSR का ख्याल रखना है कि वो कॉर्पोरेट लेवल पे हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं सोशली, तो उसका ख्याल रखना है। हमारा गोल वही है, लेकिन ये हमें सोशली भी उसका टेक केयर करना है। एज्यूम वी व्यू द फर्म एज प्रोड्यूसिंग बोथ प्राइवेट एंड सोशल गुड्स, क्योंकि जो फर्म है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो कुछ ऐसा काम कर रही है कि जो पब्लिक में नहीं जा रहा, या सोशल गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर रही। बहुत सारी कंपनीज़ हैं मतलब जो कि कंज्यूमेबल्स जो पब्लिक करती है उसको उनकी कंपनीज़ हैं, तो उसमें फिर वो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करें, या वो कोई ऐसी हार्मफुल ना हो जो भी वो उनकी कंपनी है जो फिनिश गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो जब पब्लिक उनको एक्सरसाइज करती है या उनको ख़रीदती है या उनको यूज़ करती है, तो इस चीज़ का हमें देखना है कि हम सोशली रिस्पॉन्सिबल हों उस मामले में। Then shareholder wealth maximization remains the appropriate goal in governing the firm। जब हम इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो फिर वही गोल है, वो हमारी अल्टीमेट जो है हमारा गोल है कि हमने उस पर फोकस करना है और हमने शेयर होल्डर की इनकम, उसकी वेल्थ को हमने बढ़ाना है। तो ये फिर हमारा अल्टीमेट जो है ना गोल रहेगा फर्म का, लेकिन उसके साथ साथ हमने CSR को मद्देनज़र रखना है। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का दोबारा आ गया है कि वो क्या है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिप्रेजेंट्स द सिस्टम बाय विच कॉरपोरेशंस आर मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड। वो हम उन जो कॉरपोरेशंस हैं हम उनको मैनेज भी करते हैं और उनको कंट्रोल भी करते हैं। तो उनके कंट्रोल्स में हमारे इंटरनल कंट्रोल्स आ जाते हैं, हम SOPs बनाते हैं, हम अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, हम अपनी रेगुलेशंस करते हैं। तो ये सारा वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मद्देनज़र रखते हुए किया जाता है। और उसमें किसको मैनेज किया जाता है या किसको कंट्रोल किया जाता है, वो बता रहा है कि उसमें आते हैं शेयर होल्डर,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट। फिर वही बात कर रहा है, देन शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रिमेन्स द अप्रोप्रिएट गोल इन गवर्निंग द फर्म। तो इनको जब हम कंट्रोल और मैनेज करते हैं तो वो इसलिए करते हैं कि हम शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करें। तो अभी जब हमने बात की शेयर होल्डर्स की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की और मैनेजर्स की, तो पहला हमारा आ गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं? सेट, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल है। सेट कंपनी वाइड पॉलिसी मेकिंग मैंने बताया आपको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। एडवाइज द CEO एंड अदर सीनियर एग्जेक्टिव्स, तो जो चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर होता है या दूसरी जो सीनियर मैनेजमेंट होती है उसको एडवाइज़ करते हैं, उनको हायर करते हैं, उनको फायर करते हैं, उनकी कंपनसेशन को सेट करते हैं, स्ट्रेटजी जो है उसको अप्रूव करते हैं, रिव्यू करते हैं, अप्रूव करते हैं। स्ट्रेटजी जो रिपोर्टिंग है वो सीनियर मैनेजमेंट CEO और जो मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना वो एक्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर, तो वो जो डिसीजन करते हैं वो शेयर होल्डर के बिहाफ पे करते हैं। तो वो पावर रखते हैं टू अपॉइंट CEO एंड सीनियर एग्जेक्टिव्स, उनको फायर करना, उनको एडवाइस करना, उनके जो दी हुई रिपोर्ट्स जो हैं उसको रिव्यू करना और उसको अप्रूव करना। तो वो रिपोर्ट्स कौन सी होती हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं, हमारी फाइनेंसिंग डिसीजंस हैं, हमारी एक्विजिशंस हैं, हमारी एसेट मैनेजमेंट है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो उसमें फिर लास्ट पे वो क्या कह रहे हैं? ओवरसी ऑपरेटिंग प्लान्स, कैपिटल बजट्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टू कॉमन शेयर होल्डर्स। तो वो फिर ये इसको प्रिंट करते हैं, पब्लिश करते हैं जो शेयर होल्डर हैं कि हमने ये परफॉर्म किया ओवर द ईयर, हमने जो ऑपरेट किया हमने ये परफॉर्म किया। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। फिर बाद में क्या कहता है? CEO चेयरमैन रोल्स कॉमनली सेम पर्सन इन US। ये फिर एग्जांपल दे दिया कि US में तकरीबन जो चेयरमैन होता है या CEO वो सेम होता है, लेकिन ब्रिटिश में जो है ना ब्रिटेन वो डिफरेंट है, और डिफरेंट ही रहना चाहिए क्योंकि फिर इसमें सेल्फ इंटरेस्ट का हमारा आता है कोड ऑफ एथिक्स, सेल्फ इंटरेस्ट का। तो अगर वो चेयरमैन और CEO एक जैसा हो तो वो फिर डिसीजन वो करेगा जो उसको बेनिफिट होंगे। तो फिर अगर वो डिफरेंट होंगे तो सेल्फ इंटरेस्ट का जो हमारा कोड ऑफ एथिक्स का जो अलार्म है वो नहीं आएगा। अभी ये एग्जांपल है सरबेन्स-ऑक्सले एक्ट ऑफ 2002। तो इसमें उसने क्या एड्रेस किया है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ऑडिटिंग है, अकाउंटिंग है, एग्जेक्टिव कंपनसेशन है, एंड इन्हेंस द टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन। के कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन की जो डिस्क्लोजर है टुवर्ड्स शेयर होल्डर। तो इसमें फिर ये एक्ट क्या आ गया कि इसने रूल्स बना दिए, इसने एक एस्टेब्लिशमेंट बनाई जिसको क्या कहते हैं? पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड। तो फिर ये अकाउंटिंग के क्या प्रिंसिपल होंगे, ऑडिटिंग के क्या प्रिंसिपल होंगे, रिम्यूनरेशन या एग्जेक्टिव इंसेंटिव्स या कंपनसेशन के वो किस बिहाफ पे होंगे। उसमें फिर एक हमारा ट्रांसफ़र प्राइसिंग कॉन्सेप्ट आ जाता है कि मिसाल के तौर पे अगर डायरेक्टर को आप कंपनसेशन दे रहे हैं वो मोर देन आप शेयर प्राइस दे रहे हैं या डिविडेंड दे रहे हैं तो वो जस्टिफाई नहीं होता। तो सेम इंडस्ट्री में कोई और कंपनी जो है वो कितनी कंपनसेशन दे रही है और आप कितनी दे रहे हो। तो ये सारे जो रूल्स हैं इन्होंने फिर ये डिफ़ाइन किए हैं और इन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि ये ऐसे होना चाहिए। अभी ऑर्गेनाइजेशन जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो हायरार्की वो बता रहा है कि क्या है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसके बाद CEO है जो कि US में दोनों सेम होते हैं और यहाँ मतलब ब्रिटिश में सेम नहीं है, तो ये सेम होने भी नहीं चाहिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, उन्होंने CEO जो प्रेसिडेंट है, उसके नीचे फिर एग्जेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट है ऑपरेशंस जो कि बिजनेस को लुक आफ्टर करता है, उनके ऑपरेशंस को। उसमें सारा वर्किंग कैपिटल भी मैनेजमेंट आता है तो वो ऑपरेशंस को देखता है। फिर एग्जेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस है, वो CFO हम जिसको कहते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो इसमें वो फाइनेंस को सारा देखता है, अकाउंट्स, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट। और फिर हमारा है मार्केटिंग का, एग्जेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग। जो मार्केटिंग फिर वो उनकी जो सेल्स टारगेट होते हैं, उनकी जो लीड्स होती हैं वो उस चीज़ को देखता है। तो ये 3 एग्जेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट उसके नीचे आते हैं। तो ये उसकी हायरार्की है फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन की। तो उसके बाद जो एग्जेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट है EVP ऑफ फाइनेंस, तो उसमें हमारा मतलब 2 आ जाते हैं जो हमने पहले कहा कि कंट्रोलर होता है और उसको जो होल्ड करने वाला था वो होता है। तो इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है
कैश मैनेजमेंट है वो करते हैं, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग रिलेशनशिप, क्रेडिट मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसबर्समेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस, प्लानिंग, इन्वेस्टर रिलेशंस, मर्जर और एक्विजिशन, पेंशन मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट, टैक्स एनालिसिस और प्लानिंग। तो जो कंट्रोलर हैं वो कॉस्ट लीडरशिप की तरफ आता है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट मैनेजमेंट है, डेटा प्रोसेसिंग है, जनरल लेजर है, गवर्नमेंट रिपोर्टिंग है। गवर्नमेंट रिपोर्टिंग में जो भी अथॉरिटीज़ हैं, हमने टैक्स फाइल करना है, जो भी है वो इंटरनल कंट्रोल, जो इंटरनल पॉलिसीज़ हैं, हमने वो जो भी हमारे कोड ऑफ एथिक्स हैं उसको मद्देनज़र रखना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, बजट्स प्रिपेयर करते हैं और फोरकास्ट प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमारा ये ख़त्म हो गया चैप्टर। तो उम्मीद है कि आप सबको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो डिलीवर हो चुका होगा। तो एंड पे मैं ये कहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें, और इस चैप्टर के हवाले से अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में आप उसको लिखें और इंशाल्लाह हम आपको उसका आंसर देंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।